दोस्तों आज के इस टेस्ट को जोड़कर जो है हमारे 400 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और दोस्तों साइंस के जो है ना मैंने आपको 80% सिलेबस जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर 80% सिलेबस आपने कंप्लीट करा दिया है। और दोस्तों इस बात की गारंटी है, आप लिख लीजिए कि 400 में से जो है ना 20 क्वेश्चन जो आपके हैं इसी 400 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि कैसे मैंने जो है 80% सिलेबस आपके जो है कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए साइंस के कि मैंने 400 जो क्वेश्चन करवाए हैं ना वो उसी सिलेबस में से करवाए हैं। तो एक एक टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूं और आपको याद भी आ जाएगा कि हाँ सर सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपने करवाया है और सभी उसी टॉपिक से मैंने करवाए हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों देख लीजिए जो मैंने अभी तक 400 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं वो सभी इसी में से करवाए हैं दोस्तों। और देखिए एक बार प्लीज इसको जरूर आप लोग जो है 1 मिनट जरूर आप लोग देख लीजिए कि आखिर जो मैंने करवाए हैं ना वो एक एक टॉपिक जो है इसी सिलेबस में से करवाए हैं जो बीएससीवी के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको याद होगा तो क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी का एक केंद्र, क्रोमोसोम, ये सभी टॉपिक मैंने करवाया था ना, आपको याद कीजिए उत्तक वाले पे, ठीक है ना, 5 से 6 दिन पहले मैंने करवाया था। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये देखिए यहां पर आपने देखे होंगे, देखिए बल और गति, न्यूटन की गति। उसके बाद मैंने इसका आपको पढ़ाया था, इसमें देखिए इसमें कार्य और ऊर्जा शक्ति वाले मैंने करवाए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत वाला मैंने करवाया था क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आगे आइए, देखिए यहां पर उसके बाद देखिए दोस्तों सोनार, मैंने आपको बताया था ना, सोनार का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। और जैसे समुद्र में कोई वस्तु है तो उसका स्थिति का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सोनार उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों मैंने जो जो टॉपिक करवाया वो सभी मैं आपको दिखाता हूँ। दाब वल ये भी मैंने करवाया था, ठीक है ना, इसका एसआई मात्रक वाला करवाया था। और देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखेंगे विभवांतर, इसका मैंने एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक का आपने बताया, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के थ्रू मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। देखिए दोस्तों उसके बाद देखिए हमारे जो विद्युत मोटर होते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, चुंबकीय अभिप्रेरण उसका भी मैंने सिखाया था। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखिए उसके बाद डायनेमो, उसके बाद विद्युत जनित्र जिसे हम डायनेमो बोलते हैं, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए ये सभी टॉपिक। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे जो लेंस का जो हमारा चैप्टर था, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कौन सा मतलब कि कौन सा उसमें देखिए जैसे कि निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष वाला हमने क्वेश्चन किया था। उसके बाद मैंने दोस्तों बताया था कि अगर हमारे दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, ये सभी तारों का टिमटिमाना कौन सा परिवर्तन है, ये सभी मैंने आपको करवाया था। देख लीजिए आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। लीजिए दोस्तों यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चन मैंने करवाया था, देख लीजिए यहाँ पर सारे टॉपिक। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको करवाया था, स्थैतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा करवाया था ना। और मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि स्थैतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, और इसका एग्जांपल देके भी समझाया था कि कोई डायनोमो हो और ऊपर से जो है मतलब कि बांध की तरफ से पानी छोड़ा जाता है, तो जो पानी जो स्थैतिज स्थिर अवस्था में है, जब वो पानी इधर आता है तो गति पकड़ लेती है और इस प्रकार हमारा डायनेमो घूमता है और हमें जो है यांत्रिक ऊर्जा इससे मिलता है। और देन उसके बाद ये डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो टारगेट है ना वो साइंस के टोटल 500 क्वेश्चन, अभी थोड़ा सिलेबस रह रहा है आपका, तो टोटल मैं 500 क्वेश्चन करवा दूंगा। और दोस्तों इसमें से आप कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस अगर आप 500 जो है मतलब कि इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगा। अब दोस्तों करवाने का तो मैं 1000 भी क्वेश्चन करवा देता, बट करवाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं वही करवा रहा हूं जो आपके सिलेबस में जो है ना जो टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक को जो है उसी टॉपिक पे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे यहाँ पे, संक्षारण से बचने की विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है, मतलब कि मान लीजिए कोई आपके पास धातु है, मेटल है, उसमें अगर जंग लग जाता है, मान लीजिए लोहे पे, तो आखिर कितने तरीके की विधि है जिससे उसको हम जो है ना जंग लगने से बचा सकते हैं। ऑप्शन ए यसद लेपन, ऑप्शन बी विद्युत लेपन, ऑप्शन सी एनोडीकरण द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जंग लगने से किसी धातु को अगर आपको बचाना है, ठीक है ना, तो ये तीनों विधियां हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया और कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इनका मतलब होता है क्या, और इन तीनों को जो है ना क्वेश्चन के थ्रू जो है कई तरीके से घुमा कर पूछा जाता है। तो ये तीनों चीजें मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, एक प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए यसद लेपन द्वारा, मतलब कि यसद लेपन कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी विद्युत लेपन कहते हैं, ऑप्शन सी एनोडीकरण कहते हैं, या ऑप्शन डी उन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, वो आखिर कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है ना ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा कर दिया जाता है, धातु के स्तर पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, एनोडीकरण आपको पता चल गया। देखिए एक बार फिर समझा देता हूं दोस्तों। पहले जो है ना आप लोग ये विद्युत लेपन समझिए, उसके बाद ये समझिए, उसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले विद्युत लेपन में क्या होता है, तो विद्युत लेपन में पता है क्या करते हैं, देखिए विद्युत धारा द्वारा जो है ना धातुओं पर जो है लेपन करने की विधि को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारा तांबा आ जाता है, उसके बाद इसमें आ जाता है हमारा निकल, और थर्ड है हमारा क्रोमियम। क्रोमियम का मतलब कि तांबा, निकल और क्रोमियम का यूज किया जाता है विद्युत लेपन में, ठीक है ना। उसके बाद यसद लेपन में जो है जिंक, जस्ता का प्रयोग किया जाता है। और एनोडीकरण में, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन जो एनोडीकरण का जो डेफिनेशन है वो ये है, ये वाला, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के स्तर पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। इसमें हमारा तांबा, क्रोमियम और इसमें जो है एक निकल, इन तीनों का यूज करके जो है विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है और धातुओं पर जो है लेपन किया जाता है। तो उसमें कौन कौन से धातु यूज किए जाते हैं, क्रोमियम, निकल और तांबा, ठीक है ना। और यसद लेपन में जिंक। तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, जब जो लिक्विड होता है ना, जब वो गैस में बदल जाता है तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उदरपातन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी संगलन, ऑप्शन डी बाष्पीकरण। तो दोस्तों इन सभी का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, इन सभी पे क्वेश्चन जो है ना बनकर आएंगे इसी तरीके से, ठीक है ना। तो प्लीज इनको आप जरूर समझ लेना, और कई बार पेपरों में पूछा जाता है दोस्तों, और ये टॉपिक सिलेबस में भी है। तो देखिए, जब द्रव जो लिक्विड होता है ना गैस में फॉर्म हो जाता है, गैस में बदल जाता है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। और इसके अंतर्गत जो है हमारा क्या होता है, जब हमारा समुद्र, तालाब, नहर में जो पानी होते हैं वो क्या बाष्प बनकर ऊपर उड़ जाते हैं, ऊपर जाकर बादल बनते हैं, और वही बादल फिर जो है बारिश करवाते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन होता है ना, बाष्पीकरण होता है पानी का। आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें समझ में सभी आएगा। देखिए, वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब यहां पर देखिए, जब कोई मतलब कि वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब कि सॉलिड होता है, उसके बाद वो लिक्विड बन जाता है, तो उस तापमान को हम क्या कहते हैं, गलनांक, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन डी संघनन। तो देखिए दोस्तों, फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो जो ठोस है, मान लीजिए एक आइस है, तो वो पिघल रहा है, तो पिघल के वो द्रव मतलब कि लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो मेल्ट हो रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। तो दोस्तों जरूर आप लोग जो है ना इंग्लिश का ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो। और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो एक आध बार हिंदी को भी पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। इससे बेनिफिट ये होगा कि कई बार जो है हमें ऑप्शन में जो भाषा मतलब कि जो शब्द यूज किया जाता है वो हमें समझ में नहीं आता, और कई बार होता है क्या है कि हमें इंग्लिश में समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, ठीक है ना, लिक्विड में चेंज हो जाता है ठोस पिघलने के बाद, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, गैस से द्रव बनने की परिघटना को हम क्या कहते हैं। उसमें हमारा क्या था, वो जो वो द्रव था, जो लिक्विड था, वो गैस में चेंज हो रहा था, ठीक है ना। तो उससे तो हम वाष्पीकरण कहते हैं, जब द्रव जो है वो गैस में चेंज हो जाता है, क्योंकि जो समुद्र, तालाब के जो पानी होते हैं वो वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और ऊपर जाकर बादल बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो गैस है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे द्रव में चेंज हो जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे। देखिए, गलनांक तो हमें पता चल गया, क्वथनांक हमें अभी नहीं पता चला, इस पे भी करेंगे क्वेश्चन, हिमांक इस पे भी हम करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। संघनन के अंतर्गत क्या होता है ना, गैस जो होता है वो द्रव बन जाता है। अब इसके अंतर्गत हमारी जो बारिश होती है ना वो इसी के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। वह तापमान जिस पर जो लिक्विड होता है ना वो जमने लगता है, मतलब कि जो लिक्विड होता है वो आइस में मतलब कि चेंज होने लगता है, बर्फ में, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हम समझ चुके हैं, जब ठोस जो होता है जब वो लिक्विड में चेंज होता है। क्वथनांक
बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का मतलब होता है ना जब कोई द्रव जो है उबलने लगता है, तो इसको समझ में आ जाएगा आपको, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। हिमांक, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, हिमांक, ठीक है ना। वह तापमान जिस पर द्रव जो है ना जमने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए मैंने दोस्तों बोला कि इंग्लिश में भी अगर आप जो है याद रखेंगे या आप इंग्लिश के ऑप्शन देख लेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इंग्लिश में भी ऑप्शन होंगे और हिंदी में भी ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन दोनों तरीके से आएगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी, तो आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। बट क्वेश्चन आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है ना आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी मीडियम से है, वो मैटर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8, जब पदार्थ द्रव से मतलब यहाँ लिक्विड से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, तो जिस तापमान पर यह होता है उस तापमान को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन को अलग तरीके से घुमाकर पूछ लिया गया है। दोस्तों अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना सेम वैसा ही है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, आप समझ लीजिए, कोई लिक्विड है, अब वो कोई लिक्विड है, सॉरी यहाँ पे कोई लिक्विड है, अब वो ठोस अवस्था में चेंज हो रहा है, तो उससे पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना कई बार जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है और 10th लेवल का आपका क्वेश्चन है ये। देखिए, ठोस से सीधे गैस में, मतलब कि कोई लिक्विड, सॉरी कोई आइस है मान लीजिए, तो ये लिक्विड में भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये लिक्विड में भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट जो है ना ये गैस में चेंज हो जा रहा है, गैस में। तो इसको हम क्या कहते हैं, देखिए ये हमें पता चल चुका है, मेल्टिंग वाला क्वथनांक हमें अभी नहीं पता चला है, बट इससे हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो उबलता है, ठीक है ना, सब्लिमेशन। उसके बाद देखिए कंडेंसेशन, तो ये हमें पता चल चुका है, बारिश वाला, जब कोई जो है ना यहाँ पर हमारा क्या होता है, गैस जब द्रव में चेंज होता है, ठीक है ना, जब बादल जो है वहां पर से गैस जो होता है वो द्रव में चेंज होकर नीचे बारिश होती है, तो ये संघनन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, उधर वो पातन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यूटन को, ऑप्शन बी गैलीलियो को, ऑप्शन सी आइंस्टीन को, ऑप्शन डी हर्ट्ज को। तो दोस्तों भौतिकी के पिता जो है ना वो न्यूटन को कहा जाता है, आइजैक न्यूटन को। अभी तक मैंने 400 जो क्वेश्चन करवाए हैं ना वो इस यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। सोशल साइंस के मैथ के टोटल 20 वीडियो बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको करवाए। देखिए यहाँ पर जो है आज की वीडियो को ऐड कर दूंगा, तो 20 मतलब 20-20 क्वेश्चन हर वीडियो में है, तो 20 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20 वीडियो को तो कितना हो जाएगा, 400 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी से। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो प्लीज याद कर लेना। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी टॉपिक आपका जो एंट्रेंस एग्जाम में दिया गया है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन बी क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन सी उदासीन प्रकृति का होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे विलयन जिनका पीएच मान जो है ना 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और 7 से जिनका अधिक होता है पीएच मान वो होता है क्षारीय प्रकृति का, और जो 7 होता है करेक्ट उसे हम उदासीन प्रकृति का मानते हैं। जैसे हमारा वाटर हो गया वो उदासीन प्रकृति का होता है, क्योंकि वाटर पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, टॉर्च या सर्च लाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी परवलयीय दर्पण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसकी सहायता से प्रकाश के रंगों का विक्षेपण किया जाता है। ऑप्शन ए दूरबीन की सहायता से, तो दोस्तों इससे तो देखा जाता है दूर की वस्तु को। ऑप्शन बी प्रिज्म की सहायता से, ऑप्शन सी लेंस की सहायता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिज्म की सहायता से जो है प्रकाश के रंगों का विक्षेपण किया जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कई बार ये पूछा गया है, शरीर में जो है ना ऊतकों का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी वसा से, ऑप्शन सी कैल्शियम से, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपने सुना होगा कई बार जो जिम जाते हैं वो अक्सर प्रोटीन पाउडर का यूज करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, क्यों, क्योंकि मसल डेवलप होता है प्रोटीन से। और ऊतक आपको पता है कोशिकाओं के समूह को जो है हम ऊतक के नाम से जानते हैं, और ये जो ऊतक है ये हमारे मसल होते हैं। ये दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया भी था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है, चेंज करता है।
तो आखिर उस उपकरण को हम कहते क्या है? डायनेमो आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर सौर सेल, उसके बाद विद्युत मोटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और विद्युत मोटर का तो आपको पता ही है कि विद्युत ऊर्जा को जो है ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जैसे एक पंखा है, पंखा में विद्युत मोटर लगा हुआ है, तो पंखा घूम रहा है ना, तो वो जो घूम रहा है वो गति कर रहा है, वो एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा हो गया। तो ये विद्युत मतलब कि अपने अंदर लेता है ये जो मोटर होते हैं, और उसके बाद जो है उसको विद्युत को जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और यही हमारा डायनेमो जो विद्युत जनरेटर होता है, उसमें क्या करते हैं हम, पहले तो उसको घुमाते हैं, ठीक है ना, और वो किसकी सहायता से घूमता है? कहीं ना कहीं डीजल या पेट्रोल या फिर कुछ और भी उसमें जो है डाला जाता है, उसकी सहायता से डायनेमो घूमता है। तो कहीं ना वो डायनेमो जो है कहीं वो गति करता है, और गति के द्वारा जो ऊर्जा जो निकाला जाता है, मतलब कि जो गति के द्वारा, मतलब कि जो गति होता है ना, उसको हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। और वो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, तो उसे हम डायनेमो विद्युत जनित्र या जनरेटर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सौर सेल। गांव में आपने सोलर देखे होंगे, सोलर जो होते हैं, सोलर के अंतर्गत जो होते हैं ना, छोटे छोटे सौर सेल लगे होते हैं, ये उष्मा को अवशोषित करते हैं और उस हीट को जो है ना वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं उस प्रकाश ऊर्जा को, जो सूर्य का जो ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए हॉपकिंस, ऑप्शन बी सी फंक, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों इसको सर्च करना है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें जो है ना कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और इसी पर जो है ना क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक ने नामकरण किया था और एक ने खोज की थी, बट नामकरण वालों को भी जो है खोज करता माना जाता है। तो इसका सर्च करना और आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उसके बाद जो है मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन डी को जो है हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? मतलब कि यहाँ पर इन्फेक्शन विरोधी, मतलब कि जो है ना विटामिन से जो इन्फेक्शन से लड़ता है, जो इन्फेक्शन को जो है ना रोकता है, मतलब कि बॉडी में इन्फेक्शन को फैलने से जो है ना रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, या विटामिन बी है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, या विटामिन सी है, या विटामिन डी है। तो दोस्तों विटामिन ए को जो है ना हम एंटी इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता करती है, उसे हम विटामिन ए कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 400 आज हमारे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग जो है ना प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों इस बात की गारंटी है कि आपका 80% सिलेबस हो गया हो और 20 क्वेश्चन जो है ना इसी में से पूछे जाएंगे। इस बात को आप लिख लीजिए अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि देखिए खाली अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं और कर लेते हैं तो इससे नहीं होगा। जो मैंने आपको समझाया है ना, अगर आप उसको समझ के जाते हैं और क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाता है, क्वेश्चन इसी में से आएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सब मैंने आपको समझाए हैं। अगर आप ओनली जो है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं खुद से, अगर आप समझ के नहीं जाते हैं वहां पर पेपर देने, तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि अगर क्वेश्चन जो है अलग तरीके से घुमाकर पूछ लिया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए हम जो है एक डायनेमो को हम अपने हाथ के द्वारा घुमाते हैं और उसके द्वारा हम इतना स्पीड से घुमाते हैं डायनेमो को कि वो जो है ना विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पर हमारी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों लग रही है, तो वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, क्योंकि आपको पता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा द्वारा जो है ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है, तो इसलिए समझ लीजिएगा सभी क्वेश्चन को जरूर, ठीक है ना। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।